हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इरडोप सीरीज का 26 लेक्चर है और ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 2 है। और इसमें हम इरडोप की 1.120 टू 1.218 ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और 1.220 आई थिंक प्रॉब्लम नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक आ गई है। एनीवे ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखो, इसका मास m दिया हुआ है, कैपिटल M। हाँ, और यहाँ बहुत दूर से एक पार्टिकल जिसके मास की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन m लिख लेता हूँ, v0 वेलोसिटी से तुम्हें फेंकता है। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली डिस्टेंस जिसको l से दिखाया हुआ है, इसको हम लोग इम्पैक्ट एमिंग पैरामीटर भी कहते हैं। दोबारा देख लो, यहाँ पे सन है जिसका मास कैपिटल M है, यहाँ पे एक पार्टिकल है बहुत दूर से, इसके मास की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन मैं ले लेता हूँ m। इसको आप v0 वेलोसिटी से फेंक रहे हो और ये वाली डिस्टेंस को मैंने तुमसे कहा एमिंग पैरामीटर कह सकते हैं, एमिंग पैरामीटर। तो तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस पार्टिकल के सन से निकालनी है। तो मान लो मिनिमम डिस्टेंस ये है, ये r है, और यहां पे जो वेलोसिटी है वो सपोज करो v है। तो अगर आप देखोगे तो जो अननोन्स हमारे बनेंगे वो v और r बनेंगे। क्यों नहीं है? अननोन्स हमारे बनेंगे v और r बनेंगे। तो तुम सिंपल सा क्या करो, यहां पर और यहां पर एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो और एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, बस हो गया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सन का मास कैपिटल M, पार्टिकल का मास स्मॉल m जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बहुत दूर से v0 वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हो, और एमिंग पैरामीटर मैंने तुम्हें दिखा दिया कि क्या चीज होती है। तो तुम्हें सन से मिनिमम डिस्टेंस r निकालनी है और उस जगह पे मान लो स्पीड v है। तो मैंने तुमसे कहा हमारे पास दो अननोन्स हैं v और r। तो एक तो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे और एक उस पॉइंट पे। आपको एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है और एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा तो ऐसे बनेगा ना, m v0 r परपेंडिकुलर लिख देता हूं, क्यों, ये हो गया इक्वल टू m v r साइन 90 डिग्री होगा। क्यों, ये हो गया, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस पे हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पे जो l परपेंडिकुलर है इसको लेंथ के इक्वल रख दोगे, l के इक्वल रख दो। उसके बाद दोनों जगह पे एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v0 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी बहुत दूर में, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम अपॉन r। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, बस हो गया। और दोनों ही इक्वेशंस में मास ऑफ द पार्टिकल वो कैंसिल हो जाएगा
और इसीलिए मैंने बताया था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? ये कैंसिल हो गया और वैसे ही यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुम R निकालना। सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और तुम्हें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस पे R वेक्टर और B वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इनिशियली R परपेंडिकुलर जो लेते हैं हम एंगुलर मोमेंटम में, उसको हम L ले लेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये तो सिंपल सा है बेटा, कोई फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। M को M से R डिस्टेंस बाहर रखते हो, ये है, यहां से R डिस्टेंस पे M रखा हुआ है। क्यों? तो कुछ नहीं, तुम्हें एक तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है -G(M)M अपॉन R, और दोनों के बीच में तुम फोर्स जानते ही हो, वो आ जाएगा G(M)M अपॉन R², और ये अट्रैक्शन होगा। और इनकेस अगर तुम F इक्वल टू -du/dr करते, तो फिर उसकी वैल्यू तुम देखते -G(M)M अपॉन R² होती। और ये मैं पहले की वीडियोज में भी बता चुका हूं कि यहाँ पे जो माइनस साइन आता है वो अट्रैक्शन के लिए आता है बस। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें कोई बहुत ड्राइव करना या मैथमेटिकल पार्ट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको PTU में डाल देता हूँ। ये भी सिंपल है बेटा, इसमें भी कुछ नहीं करना। स्फेरिकल सेल है और इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी पार्टिकल पे 0 होगा, तो तुम जानते ही हो ये अगर सेल है तो इसके अंदर E की वैल्यू 0 होती है। क्यों? तो इसका मतलब जो फोर्स होगा ME वो भी क्या होगा, 0 होगा। मैंने जस्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं सो दैट कि तुम्हें ये पता चल जाए कि रोडोप में इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये थोड़ा ठीक है, ये ना हेमी स्फीयर है, देखो। और इसका मास m है, और इसके सेंटर से m मास को इंफिनिटी तक ले जाते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी रेडियस r दे रखी है। एक बार दोबारा देख लो। एक हेमी स्फीयर है सॉलिड, मास m, रेडियस r, उसके सेंटर से स्मॉल m को इंफिनिटी पे ले जाते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होगा ये निकालना है। अब आप ये देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ना, नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो तुम जानते होगे माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है।
इसका मतलब u इनिशियल माइनस u फाइनल होता है, और u इनिशियल का मतलब u एट सेंटर, और u फाइनल का मतलब u एट इंफिनिटी हो गया, और इंफिनिटी पे u 0 हो जाएगा। तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर तुम निकाल सकते हो m इंटू पोटेंशियल एट सेंटर। लेकिन ये पोटेंशियल एट सेंटर किसकी वजह से होगा? ये होगा ड्यू टू कैपिटल M। एक बार दोबारा सुन लो। एक हेमी स्फीयर है, मास कैपिटल M, रेडियस R। उसके सेंटर से स्मॉल m को इंफिनिटी ले जाना है, और तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका मतलब u इनिशियल माइनस u फाइनल, और u इनिशियल का मतलब u एट सेंटर, और u फाइनल का मतलब u एट इंफिनिटी। u इंफिनिटी को मैंने 0 ले लिया, और u एट सेंटर को हम क्या कर सकते हैं, m इंटू पोटेंशियल एट सेंटर। और जो पोटेंशियल एट सेंटर तुम्हें निकालना है वो किसकी वजह से निकालना है? ड्यू टू कैपिटल M। तो ये हम निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखो v एट सेंटर। अगर मैं थोड़ा सा सिमेट्री लेता बेटा, एक ये और एक ये, इसका मास m है मान लो, इसका मास भी m है सेंटर पे। हाँ ध्यान से देखना, अगर ये v पोटेंशियल देता तो सिमेट्री से ये भी v पोटेंशियल होता। इसका मतलब यहां पे जो टोटल पोटेंशियल आता वो 2b आता ना। नहीं, टोटल पोटेंशियल 2b आता, लेकिन अगर मैं पूरे स्फीयर के सेंटर पे देखता तो पूरे स्फीयर के सेंटर पे कितना होता है बताओ, जो है माइनस जी एम टोटल अपॉन आर इंटू 3/2। मेरे ख्याल से ये जानते होगे कितना होता है ना, पूरे स्फीयर के सेंटर में कितना होता है बताओ, माइनस जी एम टोटल अपॉन आर इंटू 3/2। और यहाँ पे जो m टोटल होगा, लेकिन अब तुम 2m लोगे, इसका मतलब एक हेमी स्फीयर की वजह से v कितना आ गया होता, जो है ये आ गया, वही आ गया -3/2 जी एम ओवर आर, ये आ गया। लेकिन मुझे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालना था, तो इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3/2 जी एम एम अपॉन कैपिटल आर आ गया। अर्थिंग समझ में आ गया होगा। एक हेमी स्फीयर का मान लो v है, तो दूसरे हेमी स्फीयर का भी v होगा, तो टोटल वहां पे 2v होना चाहिए। और अगर सॉलिड स्फीयर के सेंटर में मैं देखूं तो कितना होता है, माइनस जी एम टोटल अपॉन आर इंटू 3/2। तो वहां से एक हेमी स्फीयर की वजह से पता चल गया -3/2 जी एम ओवर आर। और फिर हमने निकाल लिया वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये अगला क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, तो तुम्हें कुछ नहीं E और V के एक्सप्रेशंस लिखने हैं और उनके ग्राफ ड्रॉ करना है। ये मेरे ख्याल से तुम जानते ही होगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। देखो, इनसाइड पॉइंट्स के लिए E का ये फॉर्मूला होता है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए E का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा देखो इस फॉर्म में दिया हुआ है, बताता हूँ। देखो बेटा जरा, जैसे ये है, मान लो ये इनसाइड पॉइंट है, तो देखो ये r वेक्टर इधर को आएगा ना, और E वेक्टर अंदर को आएगा।
तो अगर मैं ई वेक्टर को लिखूं, हाँ कितना है देखो, ई वेक्टर की जो वैल्यू आती है, ठीक है, ई वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो आती है जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर आती है। ये मेरे ख्याल से तुम जानते होगे, लेकिन ई वेक्टर एंटी पैरेलल टू आर वेक्टर आ रहा है, क्यों? ई वेक्टर एंटी पैरेलल टू आर वेक्टर आ रहा है, तो अगर मैं ई वेक्टर को लिखूं तो कितना बन गया देखो, ये बन गया जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू माइनस आर वेक्टर कर दो, बस हो गया। ये हो गया इनसाइड पॉइंट्स का फॉर्मूला। और देखो उसने वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, ये हो गया। अब अगर मैं आउटसाइड पॉइंट्स की बात करूं, ये है, तो अगेन यहां पे आर वेक्टर तो इधर को होगा और ई वेक्टर अंदर को होगा, तो अभी भी ई वेक्टर आर वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा, क्यों? अभी भी ई वेक्टर आर वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा, लेकिन अब जो ई वेक्टर की वैल्यू होती है वो तुम जानते होगे जी एम ओवर आर स्क्वायर होती है, क्यों? लेकिन अगर मुझे पूरे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे पूरे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं नीचे आर क्यूब कर सकता हूं, क्यों? तो अगर मैं ई वेक्टर को लिखूंगा तो ई वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूं बताओ, जो है जी एम अपॉन आर क्यूब, ये कर दूं और साथ में माइनस आर वेक्टर लिख दूं, ये हो गया। तो देखो दूसरा इसी फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद तुम पोटेंशियल का भी फॉर्मूला जानते होगे, आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला आता है और इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला आता है। और फिर ई आर और वी आर के ग्राफ भी तुम्हें ध्यान होंगे, जैसे ये ई है तो ई आर तुम्हें याद होगा ये और ये बनता है, क्यों? और जी आर का ये बन जाता है, वी आर का ये बन जाता है, ये पैराबोलिक होता है और फिर इस टाइप से बनता है। और यहाँ पे इसने जी जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है ना बेटा, ये लिखा हुआ है जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो ये भी तुम्हें लॉजिकल लग रहा होगा। तो मेरे ख्याल से कोई इसमें नई बात नहीं है, सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है, ये क्या था बताओ, सॉलिड स्फीयर की वजह से ई आर और वी आर इक्वेशंस और उनके ग्राफ्स जो हर बुक में दिए होते हैं और हर जगह पढ़ाए जाते हैं। बस थोड़ा सा मैंने ई को वेक्टर फॉर्म में तुम्हें बता दिया कि ई को वेक्टर फॉर्म में हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ना सपोज करो ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर कैविटी है कोई, तो तुम्हें प्रूव करना होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है और वो इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। और रो उसकी डेंसिटी है और एल ये डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये एल दे रखी है और रो इसकी डेंसिटी है। दोबारा देख लो मैं क्या कह रहा हूं। सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं पे अगर कैविटी है तो कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, ये आपको प्रूव करना है और उसकी वैल्यू इतनी होती है। यहां पे जो ये दिखा रखा है ये एल वेक्टर है, ध्यान रखना ये एल वेक्टर है। और बाय द वे यहाँ पे एल क्या है,
L है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये कह लीजिए। तो इसमें देखो मैं एक रिजल्ट बनाता हूं सबसे पहले। अगर तुम इनसाइड किसी पॉइंट पे E की वैल्यू लिखते हो तो वो कुछ ऐसे लिखते ना, GM/R³ इंटू स्मॉल r। यही तो लिखते हो कि नहीं लिखते, बताओ जो है GM/R³ इतना। अब चलते हैं m को कितना लिख सकते हैं, देखो m को लिख सकते हैं 4/3 पाई R³ इंटू रो लिख सकते हैं। अब यहां से R³ तो हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब E का जो फॉर्मूला बना, हाँ ध्यान से देखना बेटा, जो है E का जो फॉर्मूला बना वो बना 4/3 पाई G/R। ये बना, इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड सेंटर होती है, मतलब रेडियली इनवर्ट्स होती है। क्यों? इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्ट्स टुवर्ड सेंटर होती है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखो। सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी है, कैविटी के किसी भी पॉइंट पे मुझे ये प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ई वेक्टर वो कांस्टेंट आता है और उसकी वैल्यू इतनी आती है, ये हमें प्रूव करना है। अब इनसाइड किसी पॉइंट पे मैंने ये फॉर्मूला बना लिया, ध्यान से लेना, इनसाइड किसी पॉइंट पे ये फॉर्मूला बना दिया। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, ये कैविटी है, ये C1 है, ये C2 है और ये कैविटी का कोई पॉइंट P है, मान लो ये है, ध्यान रखना। अब एट P E ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, जिसको मैं E कह दूंगा, हाँ ये तुम जानते होगे, हम कुछ ऐसे निकालते हैं E ड्यू टू टोटल माइनस E ड्यू टू कैविटी, ये हो गया। अब आप देखो टोटल की वजह से जो E आएगा वो इधर को आएगा, ये तो होगा E ड्यू टू टोटल, और कैविटी की वजह से जो E आएगा वो इधर को आएगा, ये बनेगा E ड्यू टू कैविटी। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। और मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और यहाँ पे जो स्मॉल r होता है वो सेंटर से वाली डिस्टेंस होती है। तो ध्यान से देखो, इसको मैं यूज करते हुए क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं E ड्यू टू टोटल, क्या लिख सकता हूं, 4/3 पाई G/रो, ये तो कॉमन आ गया, पाई G/रो, ये तो कॉमन आ गया। अब मुझे R लिखना था, तो R का मतलब C1P होगा। आप देखोगे ना, R का मतलब C1P होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन मेरे को टुवर्ड C1 दिखानी है। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस C1P वेक्टर। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पे मुझे R लिखना था तो वो C1P डिस्टेंस होगी, लेकिन मुझे उसकी डायरेक्शन दिखानी थी P से C1 की तरफ, तो माइनस C1P लिख सकता हूं। क्यों? सॉरी, हाँ ठीक है, -C1P ना, मतलब PC1 हो गया ना एक तरीके से। ये डायरेक्शन क्या होगी बताओ जो है, ये डायरेक्शन हो गई PC1।
ये होगी। अब माइनस ऑफ कैविटी का कितना होगा देखो, 4/3 पाई जी रो, ये तो कॉमन आ गया। अब मुझे उसकी जगह C2P लिखना था, क्यों C2P लिखना था, लेकिन मुझे टूवर्ड C2 दिखाना था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस C2P या PC2, कुछ भी कह लो। ये हो गया। तो इसमें तुम देखो फाइनली क्या लिख सकता हूं मैं, फाइनली लिख सकता हूं 4/3 पाई जी रो, ये तो कॉमन आ गया, और ये बन गया PC1 माइनस PC2 बन गया आई थिंक। आप देखो PC1 माइनस PC2 बन गया, और PC1 वेक्टर माइनस PC2 वेक्टर, PC1 वेक्टर माइनस PC2 वेक्टर, मेरे ख्याल से तुम जानते होगे, वो C2C1 वेक्टर ये बनेगा। अगर आप देखोगे तो ये क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो C2C1 वेक्टर, या C2C1 वेक्टर को मैं माइनस C1C2 वेक्टर लिख सकता हूं, और माइनस C1C2 वेक्टर को मैं माइनस ऑफ L वेक्टर लिख दे रहा हूं। तो ये आंसर आ गया। देखो फाइनली आंसर कितना आ गया, देखो 4/3 पाई रो जी माइनस L वेक्टर, ये हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना कि सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर कोई कैविटी है तो किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट आता है, और उसकी वैल्यू इतनी आती है। अब तुम कहोगे अच्छा ये कांस्टेंट कैसे आ गया, देखो 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, और एल वेक्टर भी कांस्टेंट है ना। अगर देखोगे तो एल वेक्टर भी कांस्टेंट है, ये कह लो बस हो गया। तो मैंने किस रिजल्ट को यूज किया, मैंने इनसाइड किसी पॉइंट पे ई का ये जो फॉर्मूला था, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर वेक्टर लगाया, बस हो गया, ये कह लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअल में इसमें ना तुम्हें प्रेशर निकालना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट डिस्टेंस r, और फिर उसके बाद तुम्हें सेंटर पे प्रेशर निकालना है। और एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। दोबारा सुन लो, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। तो तुम्हें ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेशर निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r, एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r, और स्मॉल r वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें ये फील हो रहा होगा कि जैसे तुम ये देखो ना, ये है, यहां पे जो प्रेशर होगा वो तुम्हें लग ही रहा होगा कि मैक्सिमम होगा, और बिल्कुल सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो तुम्हें लग रहा होगा जीरो लग रहा होगा। और स्मॉल r ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होती है। इसका मतलब एज r इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। तो एक तरीके से dp/dr ये तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए। अभी क्यों आ रहा है प्रेशर वो बताऊंगा, बेटा प्रेशर क्यों आ रहा है समझ में आ गया तुम्हें। प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r निकालना है, लेकिन वो प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। और मैंने तुम्हें बताया कि सेंटर पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, खुद फील आ रहा होगा, और सरफेस पे प्रेशर जीरो होगा। इसका मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा
वैसे वैसे प्रेशर कम होगा तो dp अपॉन dr की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो देखो क्या है, अगर मैं r डिस्टेंस पे जाके एक dr की स्ट्रिप लेता हूँ, तो पहली बात, इसका जो वॉल्यूम होगा वो मेरे ख्याल से तुम जानते होगे 4πr² इंटू dr होगा, और इतने पोर्शन का जो मास होगा वो होगा रो इंटू dv। और रो कितना हो गया, रो आ गया m अपॉन 4/3 πr³। ये रो आ गया इंटू dv कितना आ गया, 4πr² इंटू dr। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब क्या है देखो, अगर मान लो अंदर प्रेशर P है तो अंदर से जो फोर्स लगा वो P इंटू ए लगा, और बाहर प्रेशर मान लो P प्लस dp है तो ये लगा P प्लस dp इंटू एरिया। और इस जगह पे जो E की वैल्यू रही होती वो रही होती gm अपॉन r³ इंटू छोटा r। तो इसका मतलब इस पोर्शन में एक अंदर को भी फोर्स लगता, क्यों, अंदर को भी फोर्स लगता, और वो कितना होता बताओ, dm इंटू ई। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा इस स्ट्रिप में क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। देखो जैसे ये है, एक तो यहां से लगेगा बाहर को, हाँ pa, वो चारों तरफ से आएगा लेकिन ध्यान रखना, और एक अंदर को लगेगा p प्लस dp इंटू ए, और एक अंदर को और भी आएगा और वो होगा dm इंटू ई। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये फोर्सेस तुम्हें कैसे कैसे लग रहे हैं, लेकिन वो चारों तरफ से आएंगे बेटा, चारों तरफ से आएंगे, ध्यान रखना। तो अब होना क्या चाहिए देखो, P प्लस dp इंटू ए प्लस dm इंटू ए, ये बना P प्लस dp इंटू ए प्लस dm इंटू ई इक्वल टू P इंटू ए, ये बना। अब बाय द वे P इंटू ए और ये P इंटू ए हो जाएगा कैंसिल। अब dm कितना था, हाँ देखो ध्यान से देखना बेटा, जो है यहां से 4 और पाई कैंसिल कर दो, तो ये था 3m अपॉन r³ r² dr, 3m अपॉन r³ r² इंटू dr, और E कितना था, gm अपॉन r³ इंटू r। अब dp तो चलो है, ये जो रखा होगे वो देखना ए कैसा होगा, ए ये वाला एरिया होगा ना, 4πr² होगा, 4πr² होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एरिया क्या लोगे, 4πr² लोगे। तो इस इक्वेशन से तुम्हें दिख रहा होगा जो dp अपॉन dr है, dp अपॉन dr वो तुम्हें निगेटिव में दिख रहा होगा, और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि dp अपॉन dr तुम्हारा निगेटिव में आएगा, निगेटिव में कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद लिमिट्स रख देना, बस हो गया। जैसे तुम r की लिमिट क्या रखोगे, ध्यान से देखना बेटा, जो है r की लिमिट रखोगे r से स्मॉल r,
तो प्रेशर की जो लिमिट रखना वो रखना 0 से P। तो यहां से तुम P एज ए फंक्शन ऑफ R निकाल लो, बस हो गया। ये निकलेगा तुम्हारा प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ R, ये निकल के आएगा। और उसके बाद तुम्हें अगर प्रेशर एट सेंटर निकालना होगा, प्रेशर एट सेंटर निकालना है, तो इसमें स्मॉल r को क्या रख दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से जो प्रेशर होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन था, आईटी में भी आ चुका है एक बार, ध्यान रखना। सेंटर पे सबसे ज्यादा प्रेशर, सरफेस पे 0 प्रेशर। इसका मतलब जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, तो dp अपॉन dr तुम्हारा निगेटिव में आएगा। और फिर मैंने तुम्हें लिमिट बताई कि क्या होगी, स्मॉल r की होगी कैपिटल R से स्मॉल r। तो प्रेशर की लिखोगे 0 से P, तो वहां से P एज ए फंक्शन ऑफ R निकालोगे। और सेंटर के लिए स्मॉल r को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। और ये फोर्सेस को अच्छी तरीके से समझ लेना क्या था बेटा, जो है जैसे ये फोर्सेस थे, अंदर से चारों तरफ से P इंटू ए लगा, बाहर से चारों तरफ से P प्लस dp इंटू एरिया लगा, और चारों तरफ से अंदर को एक dm इंटू ई भी लगा। तो इस टाइप से होता है ये कह सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, कभी कभी ना बच्चों के यहाँ पे बेटा एक डाउट आता है, कई बार सोचते हैं कि जब चारों तरफ से लग रहा है तो फिर तो वो 0 हो गया, नहीं है? कई बार बच्चों को ये आता है ना, चारों तरफ से लग रहा है फिर तो वो 0 हो गया। एक्चुअल में कई जगह पे डायरेक्टली एज ए वेक्टर नहीं चलता। जैसे तुम एक देखो ना, ये स्ट्रिंग है बेटा जो है, इस पे मान लो मैंने फोर्स F लगाया और इधर को भी फोर्स F लगाया, तो ये बात सही है कि इस पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन टेंशन की वैल्यू F के इक्वल होती है कि नहीं होती, तब जो है। तो बस ऐसे ही कुछ समझ लो तुम जो है, जो तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ रहा होगा ना कि चारों तरफ से लग रहा है तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो वो थोड़ा कई जगह पे अलग फिजिक्स चलती है बेटा। ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इंटरेक्शन एनर्जी निकलनी है, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक तो यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल की निकालनी है जिसका मास m हो, रेडियस r हो। और एक सॉलिड स्फीयर की निकालनी है m, रेडियस r। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ध्यान से देखना। पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं। अब सुनो, हम कुछ ऐसे ही तो करते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, इंफिनिटी से उस पोजीशन तक लेके आओ, दैट पोजीशन। और उसमें कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो, और लास्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी को -W कर देते थे। मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ में आ रही होगी ना, कि इंफिनिटी से उस पोजीशन तक लेके आओ, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो, और लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दो, -W कर दो, ये कह लो। और भी कई मेथड्स होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेल में। ये m है और रेडियस r है। तो मैं इसके मास को ना धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं बेटा जो है। रेडियस फिक्स है, हाँ ध्यान रखना, रेडियस फिक्स्ड है। और इसके मास को मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब 0 से
m तक इंक्रीज कर रहा हूं, और ला कहां से रहा हूं, फ्रॉम इन्फिनिटी ला रहा हूं, ध्यान रखना, फ्रॉम इन्फिनिटी ये लेके आ रहा हूं मैं, समझ में आ रहा होगा, 0 से स्मॉल m तक ये लेके आ रहा हूं। तो अब ये बताओ कि ये जब स्मॉल m आ चुका है और dm मास इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है, dm मास इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, तो पहले ये बताओ कि अभी इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना रहा होगा, पोटेंशियल रहा होगा माइनस जी एम ओवर आर। समझ में आई बात बेटा, जो है ये बताओ जो है, ठीक है ना, इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, माइनस जी एम ओवर आर। अब मैं इसको लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, जो है इसको लेके आ रहा हूं और इसमें मैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालूंगा, छोटा सा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, इसका मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और यू इनिशियल का मतलब यू एट इंफिनिटी, और यू फाइनल का मतलब यू ऑन सरफेस, और यू एट इंफिनिटी ये 0 है, और यू एट सरफेस कितना होगा बेटा, जो है जो मास लेके आए हो और वहां पे जो पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये हो गया डीएम मास लेके आए और वहां पे पोटेंशियल वीएस है, तो ये हो गया डी एम इंटू माइनस जीएम ओवर आर। ये हो गया, और एक नेगेटिव पहले से था, ध्यान रखना, एक नेगेटिव पहले से था, तो ये अल्टीमेटली प्लस हो गया, अगर आप देखोगे ना तो एक नेगेटिव पहले से था तो प्लस हो गया। तो अब ये बताओ कि टोटल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ, ध्यान से देखना बेटा, जो है टोटल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जी एम डी एम अपॉन आर, अच्छा हाँ एक चीज और है, यहाँ पे जो स्मॉल आर है ना ये कैपिटल आर होगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर होगा, तो यहां भी हो गया कैपिटल आर, और ये भी हो गया कैपिटल आर। अब लिमिट रख दोगे m की वैल्यू 0 से, m की वैल्यू कैपिटल है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाई 2r। लेकिन मैंने तुमसे कहा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r, ये हो गया। एक बार दोबारा देख लो क्या है बेटा, जो है ये बड़ा माइन्यूट सा पॉइंट है, स्पेरिकल सेल है, मास कैपिटल एम रेडियस कैपिटल आर, ये हो गया। अब इसमें कैपिटल आर की वैल्यू फिक्स है, लेकिन मास एम को मैं धीरे धीरे 0 से कैपिटल एम तक बढ़ा रहा हूं, और ला कहां से रहा हूं, इंफिनिटी से ला रहा हूं, और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती थी बताओ, जो है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती थी कि इंफिनिटी से उस पोजीशन तक लेके आओ, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो और उसको माइनस कर दो,
तो वो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती थी। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने तुमसे कहा कि जब स्मॉल m मास आ चुका है और dm मास को तुम अभी लेके आ रहे हो, ठीक है ना, dm मास को तुम लेके आ रहे हो अभी, तो उस समय सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो है माइनस v सरफेस कितना है बताओ, v सरफेस है माइनस gm अपॉन कैपिटल R होगा, ध्यान रखना, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा सुनो, उसके बाद मैंने कहा कि मैं स्मॉल m को इंफिनिटी से सरफेस तक लाया और मैंने छोटा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाला, तो वो माइनस डेल्टा यू होता है। इसका मतलब यू इनिशियल माइनस यू इंफिनिटी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा, और इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी पे था और फाइनल पॉइंट सरफेस पे था। तो इसका मतलब एक तरीके से वो हो गया, यू इंफिनिटी को जीरो रख लिया और यू सरफेस क्या हो जाएगा, छोटा सा मास डीएम इंटू वी ऑन सरफेस, तो यहां पर माइनस और आ जाएगा। ये माइनस और आ गया। और उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि डीएम को तुम क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। नहीं है, डीएम को इंटीग्रेट कर दो स्मॉल एम से कैपिटल एम तक, तो वो आ जाएगा। अब चलते हैं सॉलिड स्फीयर में। जब ये आर डिस्टेंस बन चुकी है, इसमें धीरे धीरे बढ़ाओगे बेटा, ये होगा। अब ध्यान से देखना क्या है, ये आर डिस्टेंस का बन चुका है, तो इसका मतलब इसका जो मास होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये बनेगा ना इसका मास। और रो वैसे बाय द वे कितना होगा, रो होगा कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, ये तो डी एम हो गया। और ये जो तुम डीएम मास तुमने ऐड किया, ये कितना हुआ, 4 पाई r² इंटू डी आर, ये तो वॉल्यूम आ गया, और इंटू रो और कर दोगे, रो भी आ गया। और इस टाइम पे सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, अब ध्यान से देखना, अब क्या है, माइनस जी एम अपॉन छोटा आर ही होगा आपके जी एम अपॉन छोटा आर होगा। और फिर वही प्रोसीजर आ जाएगा जैसे हमने ऊपर किया हुआ है कि छोटा सा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वो बाय द वे कितना आ गया, ऊपर देखोगे तो माइनस डी एम इंटू वी एस होगा। तो पूरा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इंटीग्रेट कर देना, लेकिन आपके स्मॉल आर की लिमिट चलेंगे, स्मॉल आर इक्वल टू 0 से स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और लास्ट में मैंने तुमसे बताया कि पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये निकाल लेना। दोनों के प्रूफ में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, जो है दोनों के प्रूफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले केस में तुम m को इंटीग्रेट करोगे 0 से कैपिटल M, और दूसरे केस में तुम धीरे धीरे रेडियस बढ़ा रहे हो। इसका मतलब दूसरे केस में तुम स्मॉल r को इंटीग्रेट करोगे 0 से कैपिटल R। दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान से देखना। पहले केस में कैपिटल R की वैल्यू फिक्स है, तुम मास को इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से कैपिटल M, और दूसरे केस में तुम क्या कर रहे हो, धीरे 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 रेडियस को बढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब स्मॉल r की लिमिट लगाओगे 0 से कैपिटल R, ये कह लो। इन दोनों में डिफरेंस है। कंसेप्ट एक बार दोबारा सुन लो क्या है। पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इंफिनिटी से उस पोजीशन तक लेके आओ, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो, उसको माइनस कर दो, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब सबसे पहले हम
हॉलो स्फीयर में है, स्फेरिकल सेल में है, उसमें रेडियस कैपिटल आर फिक्स रही। इसका मतलब मास धीरे धीरे ला रहे हो आप, और किसी टाइम पे मान लो m मास आ चुका है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल आया, सरफेस पे जो पोटेंशियल आया वो माइनस जी स्मॉल m अपॉन कैपिटल आर हुआ। फिर तुमने डीएम मास को ऐड किया उसमें, और उसके आगे की कैलकुलेशन मैंने बता दिए तुम्हें। और सॉलिड स्फीयर के केस में क्या किया है मैंने पहले आर रेडियस का बन चुका है मान लो, तो इसमें कितना मास है इसमें, और कितना सरफेस पे पोटेंशियल है, और जो तुम मास ऐड कर रहे हो डीएम वो कितना है, ऐसे किया है मैंने जो है। और बाकी प्रोसीजर सेम है, तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें एक्चुअल में क्या है ना, अर्थ के दो सैटेलाइट हैं, जैसे एक की तो देर की तुम्हें 7000 किलोमीटर, एक सैटेलाइट तो ये है, और दूसरा केवल 70 किलोमीटर लेस है, बस हो गया 70 किलोमीटर लेस। मतलब ऑर्बिटल रेडियस आर की बात कर रहा है, ध्यान रखना बेटा जो है, ऑर्बिटल रेडियस आर की बात कर रहा है, ये कर लीजिएगा। फिर तुमसे कहता है व्हाट टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल सेपरेट्स द पीरियोडिक अप्रोचेज ऑफ द सैटेलाइट टू ईच अदर ओवर द मिनिमम डिस्टेंस। कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, सुन लो क्या है। अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसकी रेडियस 7000 किलोमीटर है, दूसरे सैटेलाइट की 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर कम है। तो तुम एक चीज जानते होगे, जैसे अंदर वाला मान लो 1 है, ये 2 है, तो 1 वाला तेजी से घूमता है ना, अगर तुम देखोगे तो 1 वाला तेजी से घूमता है, तो ओमेगा 1 की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा 2 से ज्यादा होगी। हाँ ध्यान रखना, अर्थ के जितने नजदीक होता है वो उतना तेजी से घूमता है, ये हो गया। अब सुनो, टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन रूट जी एम, आर की पावर 3/2 होती है ना, तो यहां से जो ओमेगा होगा वो 2 पाई अपॉन टी होगा, तो ये आएगा रूट जी एम आर की पावर -3/2। अब यहां पे मैं थोड़ी सी मैथ्स लगा रहा हूं, ये बताओ डेल्टा ओमेगा को मैं लिख सकता हूं -3/2 रूट जी एम आर की पावर -5/2। देख लेना अगर कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हुआ। टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट जी एम आर की पावर 3/2, तो ओमेगा आ गया 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी आ गया रूट जी एम इतना, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ओमेगा हो गया -3/2 इतना। मेरे ख्याल से ठीक है कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे माइनस साइन बस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जो है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आर बढ़ रहा है तो ओमेगा कम हो रहा है, नहीं है, आर अगर बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये कह लो जो है। अदरवाइज डेल्टा ओमेगा की वैल्यू अगर देखोगे तो फिर वो 3/2 रूट जी एम आर की पावर -5/2 है, ये कह लो। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। अब क्या है सुनो, जैसे ये अर्थ है, यहां से आर डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू तो है ओमेगा, और इसकी वैल्यू
ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा का मॉड है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना क्या है बेटा। जो है यहां से आर डिस्टेंस पे ओमेगा है मान लो, और ये डेल्टा आर दिया हुआ है तुम्हें 70 किलोमीटर, और आर तुम्हें देखा है 7000 किलोमीटर। तो अंदर वाले का जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा का मॉड। अब क्या है देखो, अगर मान लो ये दो सैटेलाइट हैं, एक सैटेलाइट ये है, एक सैटेलाइट ये है, ये अभी मिनिमम डिस्टेंस पे है, इसी की बात कर रहा हूं, ये मिनिमम डिस्टेंस पे है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव में इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ना, ये तुम जानते होगे ना। तो उस केस में जो ओमेगा रिलेटिव होगा वो इन दोनों का क्या होगा बताओ, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा तो वो डेल्टा ओमेगा का मॉड होगा। क्यों ये होगा, इसका मतलब कितने टाइम के बाद वो दोबारा से मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। तो जो तुम्हारा टी लगेगा वो लगेगा जब वो 2 पाई एंगल घूम जाए, 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव, ये कह लो। ये तो जब सेम डायरेक्शन में आ गए। अब ये बताओ जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर रिलेटिव में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब आपके जो रिलेटिव ओमेगा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो वो 2 ओमेगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओमेगा होगा। तो अब वो कितने टाइम के बाद दोबारा से मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव, ये कर लोगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेना, एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ, सुन लो क्या है। एक सैटेलाइट 7000 किलोमीटर पे है, दूसरा 70 किलोमीटर उसकी कम डिस्टेंस है, मतलब रेडियस आर की वैल्यू 70 किलोमीटर कम है। तो पहले मैंने ओमेगा की वैल्यू निकाली, वहां से डेल्टा ओमेगा की ये वैल्यू निकाली, और माइनस साइन का सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि अगर आर बढ़ रहा है तो ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, दूसरा मैंने तुमसे कहा कि ये दोनों के दोनों अभी मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसका मतलब अंदर वाले की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओमेगा होगा। अब अगर वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे तो रिलेटिव में इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। तो अगली बार वो कितने टाइम के बाद फिर से सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे बताओ, जाए मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव कर दोगे। और अगर वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे थे, नहीं अगर वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे थे तो फिर रिलेटिव में ऐड हो जाएगा, नहीं उस केस में रिलेटिव में ऐड हो जाएगा, और फिर से तुम टाइम के लिए क्या करोगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव ये पुट कर दोगे ये। अच्छा वैसे इसको तुम एक तरीके से ये भी कर सकते हो, बताओ मैं तुम्हें जो है ना, देखो दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। जैसे ये मिनिमम डिस्टेंस पे है, मिनिमम डिस्टेंस पे है, और अंदर वाले की ओमेगा, इसको मैंने 1 कह रहा था, मैं किस 2 कह रहा था बेटा, अंदर वाले को 1 कहा था मैंने, और दूसरे वाले को 2 कहा था। हाँ ध्यान से देखना बेटा, जो है अंदर वाला तेज घूम रहा है, अंदर वाला तेज घूम रहा है। तो आप ये बताओ कि अगर 2 मान लो 10 डिग्री घूमा, जब मैं सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ ध्यान से देखना, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो 2 वाला 10 डिग्री घूमा और 1 वाला उसी डायरेक्शन में 370 डिग्री घूम जाए, तो बताओ दोनों फिर से मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताओ, जो है एक बार दोबारा देख लो बेटा, ये अभी ऐसे थे,
ये था, ये था। मान लो ये घूम जाए 370 डिग्री और ये इधर को केवल 10 डिग्री घूमे, तो तुम्हें नहीं लग रहा फिर से वो एक ही उस पर आ जाएंगे जो है? इसका मतलब जब वो सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, जब वो सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो टू वाले को 2 पाई एंगल एक्स्ट्रा घूमना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ओमेगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इतना इंटू टी। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ध्यान रखना। इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 पाई प्लस ओमेगा इंटू टी, ये आना चाहिए। तो यहां से बाय द वे ओमेगा टी और ओमेगा टी कैंसिल हो गए, तो यहां से भी जरा देखना टी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जो है, 2 पाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओमेगा आ गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूँ बेटा जो है? नहीं है मतलब जो है ये है कि अंदर वाला 370 डिग्री घूम जाए और बाहर वाला 10 डिग्री घूमे, तो वो दोबारा से फिर मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। अब चलते हैं उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है, सुनो। ये इधर घूमा और ये इधर घूमा, अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि अगर मान लो ये वाला 240 डिग्री घूमे, तो फिर इसको 120 डिग्री घूमना पड़ेगा, तब वो दोबारा से फिर एक उसमें आ जाएंगे, सेम पोजीशन में आ जाएंगे। क्यों? इसका मतलब दोनों का जो सम होना चाहिए, नहीं है, दोनों का जो सम होना चाहिए वो 2 पाई होना चाहिए। अब दूसरे वाले केस में वो 2 पाई होना चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जो है? ओमेगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डी ओमेगा इंटू टी प्लस ओमेगा इंटू टी, ये 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से भी तुम्हें टी की वैल्यू पता चल रही होगी, वो टू कितनी हो जाएगी? 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओमेगा, ये हो गई। तो मेरे ख्याल से दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा कि कैसे है। अगर सेम डायरेक्शन में है और दोबारा से उसी पोजीशन में लाना है तुम्हें, तो जो तेज घूम रहा है उसको 2 पाई एंगल एक्स्ट्रा घूमना पड़ेगा, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को मिला के 2 पाई एंगल घूमना पड़ेगा, तब वो दोबारा से सेम पोजीशन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। एट व्हाट हाइट एक्सीलरेशन डिक्रीजेज बाई 1% और बाई हाफ, ये कह रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट व्हाट हाइट। तो देखो 1% तो काफी स्मॉल है, क्यों? तो तुम जी डैश ये वाला फॉर्मूला लगा देना, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h/r। ये मेरे ख्याल से तुम्हें याद होगा, क्यों? नहीं, 1% का मतलब कितना हो गया? अब जी डैश को तुम कितना लिख लेना, जी डैश को लिख लेना 0.99 इंटू जी लिख लेना, क्यों? ये हो गया, यहां से एच निकाल। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ बेटा जो है? कि साइड पे तुमसे कहता है जी की वैल्यू 1% डिक्रीज कर जाए, तो जब 1% काफी छोटा है, तो छोटी हाइट के लिए तुम जानते हो कि जी डैश का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्यों? और जी डैश को तुम कितना लिख लोगे? 0.99 इंटू जी। अब दूसरे में कहता है कि वैल्यू हाफ रह जाती है। अब इसके लिए तुम्हें पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जी डैश इक्वल टू क्या होता है बताओ? जी डैश इक्वल टू होता है G1 + h/r, इसका स्क्वायर होता है, क्यों? पूरा फॉर्मूला तो ये होता है ना एक्चुअल में जो है। तो यहाँ पे अब जी डैश को कितना रख दोगे? जी डैश को रख देना G/2, ये रख देना, और यहाँ से h फाइंड कर। तो आज के वीडियो में 2-3 क्वेश्चन वो थे
एक तो ये वाला बेटा डेल्टा ओमेगा वाला, ये देख लेना अच्छी तरीके से। एक वो प्रेशर वाला था, वो भी बढ़िया क्वेश्चन था, प्रेशर वाला। और एक वो इंटरेक्शन जो एनर्जी थी, नहीं है इंटरेक्शन एनर्जी, इनको अच्छी तरीके से देख। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हमारे ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।